को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जफर अली से पूछताछ की और इसके बाद गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर जफर अली को कोर्ट में कुछ देर बाद पेश किया गया, जहां पर एडवोकेट जफर अली संभल की जमा मस्जिद के सदर हैं। संभल में पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है और सड़कों पर मार्च भी किया गया है। तो सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। संभल हिंसा मामले को लेकर के ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट है इस गिरफ्तारी के बाद में, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, मुस्तैद है। और 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का इस बार मुस्लिम संगठनों ने बाइकआउट कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर जमीयत उलेमा ए हिंद और इमारत ए शरिया ने विरोध दर्ज करवाया है। एक खुली चिट्ठी के जरिए इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का भी बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में दावत की मेज से चुनावी स्टेज तक पहुंचने का एजेंडा सेट हो रहा है। तेजस्वी तो पहले से ही मेहमान बनकर जगह जगह इफ्तार की दावत फरमा रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार मेजबान बने तो बवाल हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 7 मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी से दूरी मनाने का फैसला लिया है। बकायदा खुली चिट्ठी में लिखा कि नीतीश ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के वादे को तोड़ा। ऐसे में सद्भावना को दावत से नहीं, ठोस नीति से बढ़ावा मिलेगा। नीतीश सरकार ने मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज किया। नीतीश वक्फ संशोधन बिल को दिया गया समर्थन वापस ले और वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो जेडीयू इसकी जिम्मेदार होगी। दावत इफ्तार को इनकार करने वाले मुस्लिम संगठनों को जेडीयू नसीहत दे रही है, जबकि आरजेडी को मौका मिल ही गया। कि ऐसा है कि हम लोग किसी मठाधीशों के चक्कर में नहीं हैं। कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता को देखना है कि इमारत शरिया उनका कल्याण कर रहा है या नीतीश कुमार नीति बनाकर मुसलमानों का कल्याण कर रही है। गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो धार्मिक संगठन अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का सेकुलरिज्म तो तार तार हो गया, बीजेपी के सामने नतमस्तक है। नीतीश की दावत से मुस्लिम संगठन दूर है, लेकिन तेजस्वी एक के बाद एक दावतों में शरीक हो रहे हैं। टीका टोपी विवाद के बीच तेजस्वी पूर्णिमा में एक और इफ्तार का हिस्सा बने, जहां बीजेपी या जेडीयू की बजाय पप्पू यादव से टक्कर मिली। कि आपके साथ हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सत्ता रहे या ना रहे इसकी हमको चिंता नहीं, लेकिन जो विचारधारा हमारी है उससे कोई समझौता हम लोग करने वाले नहीं है। हिंदुस्तान के बाद कितने बार कौन कौन लोग जब चुनाव मौसम आता है तो सभी तरह के पर्व लोगों को याद आ जाता है। चुनाव खत्म होते ही लोग भूल जाएंगे दीपावली, होली, रामनवमी, भूल जाएंगे लोग छठ, भूल जाएंगे रोजा। कभी सीमांचल में आप सुने थे, कभी कोई रोजेदार बाहर से आके करता है, चुनाव नहीं हो तो कोई ना। आप इफ्तार की दावतों के बीच बीजेपी लगातार टीका टोपी विवाद के बहाने तेजस्वी को घेर रही है। यार हमको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, जिसको रखना है रखे। तेजस्वी के तरह मन हो टिक्का मिटावे, टोपी पहने, जिसको मन हो तो करे। इफ्तार को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश सालों से होती रही है, लेकिन लगता है बीजेपी के साथ ने इस बार नीतीश की इफ्तार की तस्वीर बदल दी है। तो राणा सांगा पर देश की सियासत गरमाई हुई है। राणा सांगा पर विवाद कैसे शुरू हुआ और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर ऐसा क्या बयान दिया था जिस पर सियासत गरमा गई और समाजवादी पार्टी के बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन?
बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर सियासी संग्राम, एसपी के सांसद के बयान पर दंगल। अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है जब ये ऐसी बातें कहते हैं। राणा सांगा के वंशज ने दी चुनौती। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासत गर्मा गई है। रामजी लाल सुमन के बयान पर राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। इस बयान के बाद राणा सांगा के वंशज सामने आए और समाजवादी पार्टी के सांसद पर अपना गुस्सा दिखाया। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था, तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं। उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा इस देश के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को निम्न स्तरीय बयान करार दिया है और अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। चौतरफा हमलों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई सामने आई है। ये बहुत ही गलत है। मैं उस राज्यसभा सांसद जो कि बददिमाग कहूंगा, वो तुरंत माफी मांगे इस शब्द को लेकर, माफी मांगे हमारे मेवाड़ के सभी राजपूतों से, माफी मांगे हमारे पूरे राजस्थान के भाई बंधुओं से, क्योंकि आज मेवाड़ या राजस्थान कोई व्यक्ति जाता है ना तो राणा सांगा जी के इतिहास को पढ़ता है, उनके इतिहास को जानता है। जहां तक समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का सवाल है तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का विरोध बीजेपी ने भी किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद को अल्प बुद्धि बताया, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के समर्थन में दिखी। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान का तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। मुगल बादशाहों ने भारत में आकर शादियां की, हिंदू कम्युनिटी से शादियां की, यहीं मरे, यहीं कब्रें बनाई, यहीं उन्होंने राज किया, हुकूमत की। और निश्चित तौर से ये भी इतिहास का एक पन्ना है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। औरंगजेब के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, इससे भारत के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। अब आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा पर क्या बयान दिया था। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए अपमानजनक बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है।
महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वह महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपवाद रहा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा। और ये उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं।